साल 1857। क्या ये महज एक सिपाही विद्रोह था या फिर भारत की आज़ादी की पहली जंग? देखिए, इस एक सवाल ने ना एक सदी से भी ज्यादा वक्त से इतिहासकारों को उलझा रखा है। तो चलिए आज हम मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, 11 मई 1857 की सुबह है। जगह है दिल्ली का लाल किला। सूरज अभी बस चढ़ ही रहा है और दरवाजे पर सैकड़ों सिपाहियों की भीड़ जमा है। उनके चेहरों पर गुस्सा है और इरादों में साफ साफ बगावत दिख रही है। उनके यही शब्द आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के कानों में गूंजते हैं। और बस इसी एक पल में हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है ठीक एक दिन पहले, 10 मई की वो तपती हुई दोपहर, मेरठ छावनी में। यहाँ तैनात भारतीय सिपाहियों के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठाए, जेल तोड़ दी और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था। दिल्ली पर कब्जा करना कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा सांकेतिक कदम था। बहादुर शाह जफर, हाँ, वो कमजोर थे, बूढ़े थे, लेकिन वो मुगल सल्तनत की एक जिंदा जागती निशानी थे। उनके नाम का झंडा उठाकर विद्रोहियों ने अपनी बगावत को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी, एक वैधता दे दी। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत की वापसी की जंग बनती जा रही थी। दिल्ली में विद्रोह की खबर समझिए कि हवा की तरह फैली। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही गंगा घाटी की एक के बाद एक छावनियां इस आग की चपेट में आ गईं। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, हर जगह बगावत का एक ही जैसा नजारा था। एक ब्रिटिश अफसर ने तो हताश होकर लिखा भी था, ब्रिटिश राज ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। और दिलचस्प बात यह है कि हर जगह विद्रोह का तरीका इतना मिलता जुलता था कि इसे महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। शाम को तोप दगने या बिगुल बजने का इंतजार करना, फिर शस्त्रागार पर कब्जा और सारे के सारे सरकारी रिकॉर्ड्स को जला देना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियों के बीच एक गहरा समन्वय और एक तरह का कम्युनिकेशन था। ये एक सोची समझी योजना लग रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक कारतूस की अफवाह पर इतना बड़ा देश उठ खड़ा हो सकता है? वो कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असल में बारूद तो दशकों से जमा हो रहा था। तो चलिए अब उस ईंधन को समझते हैं जिसने इस आग को इतना भयानक बना दिया था। इस विद्रोह के पीछे के जो जटिल कारण हैं, उन्हें समझने के लिए हमें उस डर, उन अफवाहों और उन नीतियों की गहराई में जाना होगा जिन्होंने आम लोगों से लेकर राजाओं तक सबको फिरंगी राज के खिलाफ एकजुट कर दिया था। फिरंगी यानी विदेशी, ये शब्द खासकर अंग्रेजों के लिए ही इस्तेमाल होता था। देखिए, उस वक्त का माहौल अफवाहों और डर से पूरी तरह भरा हुआ था। कारतूस वाली बात तो थी ही, पर साथ ही ये अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। अब ये बातें लोगों के सबसे गहरे डर को छू रही थीं कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी जाति, सब कुछ भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इन अफवाहों ने दिलों में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि लोगों को लगा अब तो करो या मरो का वक्त आ गया है। अगर इस विद्रोह का कोई एक एपी सेंटर था तो वो था अवध, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा जानते हैं। अंग्रेजों की नज़र इस अमीर रियासत पर बहुत पहले से थी और 1856 में उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध को सीधे सीधे अपने राज में मिला लिया। ये सिर्फ एक राजा का अपमान नहीं था, ये अवध की पूरी अवाम, उनके ताल्लुकदारों, सिपाहियों और किसानों, सबका अपमान था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जे के फौरन बाद सबसे पहला काम ये किया कि वहां के ताल्लुकदारों की कमर तोड़ दी। ये ताल्लुकदार सदियों से जमीनों के मालिक थे, किसानों के लिए वो एक तरह से सरकार भी थे और उनके संरक्षक भी। अंग्रेजों ने एक झटके में उनकी जमीनें छीन ली। नतीजा क्या हुआ? हजारों ताल्लुकदार और उनके सिपाही बेरोजगार हो गए, नाराज हो गए और किसान सीधे अंग्रेजों के भारी भरकम टैक्स के नीचे दब गए। ताल्लुकदार हनुमंत सिंह के ये शब्द उस वक्त के जज्बात को पूरी तरह से बयान कर देते हैं। उन्होंने एक भगोड़े ब्रिटिश अफसर की जान बचाई, अपना राजपूत धर्म निभाया, लेकिन फिर साफ साफ ये भी कह दिया कि अब उनकी वफादारी अपनी जमीन और अपने लोगों के साथ है और वो लखनऊ जा रहे हैं अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने। तो ये तो साफ है कि विद्रोही क्या नहीं चाहते थे, वो फिरंगी राज नहीं चाहते थे।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वे इसकी जगह पर कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, उनकी सोच क्या थी। इसका जवाब हमें मिलता है उनके जारी किए गए घोषणा पत्रों में। इन घोषणा पत्रों में जो सबसे अहम बात बार बार कही गई वो थी हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। बहादुर शाह जफर के नाम से जारी हुई हर अपील में दोनों समुदायों से साथ मिलकर लड़ने का आह्वान किया गया था। इस लड़ाई को किसी एक धर्म की नहीं बल्कि सबकी साझा विरासत और भविष्य को बचाने की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था। विद्रोहियों का नजरिया बहुत साफ था। अगर हम आजमगढ़ घोषणा पत्र को ही देखें तो इसमें समाज के हर तबके से कुछ न कुछ वादा किया गया था। जमींदारों को उनकी जमीनें वापस देने का वादा, व्यापारियों को अंग्रेजी मोनोपोली से आज़ादी का वादा और कारीगरों को पुराने दौर की तरह शाही संरक्षण देने का वादा। ये असल में उस पुरानी जानी पहचानी दुनिया को वापस लाने का सपना था जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अच्छा, इस व्यापक विद्रोह को देखकर अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतने क्रूर कानून बनाए गए जहां किसी भी विद्रोही को बिना किसी मुकदमे के फांसी दी जा सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो महज एक जंग नहीं थी, वो एक बर्बर बदला था। अंग्रेजों ने अपने इस दमन को सही कैसे ठहराया? इसका जवाब उनकी कला में छिपा है। इस तरह की पेंटिंग्स में ब्रिटिश कमांडरों को किसी हीरो की तरह दिखाया गया जो घिरे हुए अंग्रेजों को बचा रहे हैं। यह साम्राज्य के रक्षकों की कहानी थी जिसमें भारतीय विद्रोही सिर्फ एक खतरनाक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब इस दूसरे तरह की पेंटिंग ने ब्रिटेन में लोगों के दिलों में आग लगा दी। इसमें मासूम अंग्रेज औरतों और बच्चों को डरा सहमा दिखाया गया है जो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। इस तस्वीर ने अंग्रेजों को निर्दोष पीड़ितों के रूप में पेश किया और बदले की जो भावना थी उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। और ये कार्टून, ये तो उस बदले की भावना का एक खुला ऐलान है। इसमें ब्रिटिश शेर को भारतीय बाघ को कुचलते हुए दिखाया गया है। संदेश बिल्कुल साफ था, विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाना पूरी तरह से जायज है। और इसी सोच ने आगे चलकर गांव को जलाने, हजारों लोगों को सरेआम फांसी देने जैसी घटनाओं को जायज ठहराया। विद्रोह की आग तो जैसे तैसे बुझा दी गई, लेकिन उसकी राख से एक नई लड़ाई शुरू हुई। और ये लड़ाई थी उस कहानी पर कब्जा करने की कि 1857 असल में क्या था। ये जंग आज तक जारी है। 1857 की जो दो अलग अलग विरासतें हैं वो इसके नामों में ही झलकती हैं। अंग्रेजों के लिए ये था सिपॉय म्यूटिनी, मतलब कुछ लालची और भटके हुए सिपाहियों की बगावत। वहीं भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये था स्वतंत्रता का पहला संग्राम, एक पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई। घटना एक ही है लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। भारतीय कहानी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सभी विद्रोही नेता हीरो बन गए। खासतौर पर रानी लक्ष्मीबाई की छवि एक ऐसी वीरांगना के रूप में गढ़ी गई जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ी। ये कहानियां और कविताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गईं। तो 1857 सिपाही विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम? शायद ये दोनों ही था और शायद दोनों में से कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि किसी भी घटना का अतीत तो एक ही होता है, पर उसके इतिहास कई होते हैं। और हम कौन सा इतिहास चुनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कौन सी कहानी कहना चाहते हैं।